आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है दूसरा करेक्टरिस्टिक, कंपनी हैज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी हैज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको क्रिएट किसके द्वारा किया गया है? लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। कंपनी क्या है? कंपनी हैज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी हैज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक ह्यूमन नहीं है, बट ये एक ह्यूमन की तरह काम करती है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब इट इज अ लीगल पर्सन। कंपनी को किसके द्वारा? लॉ के द्वारा क्या किया जाता है? जो कंपनी है, कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। कंपनी ह्यूमन नहीं है, लेकिन काम सारे एक ह्यूमन जैसे करती है। कंपनी की अपना क्या होता है? एक आइडेंटिटी होती है। कंपनी का अपना खुद का एक नाम होता है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। ये कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। समझ आ गए? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? हाँ जी सर। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि कंपनी जो है इनविजिबल है, कंपनी दिखाई नहीं देती, इंटेंजिबल है, कंपनी को हम छू नहीं सकते। सिर्फ इन द आईज ऑफ लॉ, कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ मतलब एग्जिस्टेंस एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। आईज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है। इट इज कैपेबल ऑफ इंजॉइंग राइट एंड बीइंग सब्जेक्ट टू ड्यूटी। तो ये है जो कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी को राइट्स मिले हुए हैं, जो ड्यूटी मिली हुई है, कंपनी उन्हें ही क्या करती है? एंजॉय करती है। तो तभी कंपनी को बोला जाता है, कंपनी को क्रिएट किया जाता है लॉ के द्वारा। और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि कंपनी के ना तो हम देख सकते, इट इज इनविजिबल एंड इट इज इंटेंजिबल। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? नो टू। केस लॉ आता है। केस लॉ बड़े ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट केस लॉ है। केस लॉ का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल वर्सेस खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर। ये 2001 का केस था। – 2001 का केस था। ये क्या केस था, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन अराइज हुआ कोर्ट के आगे। इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का और खादर इंटरनेशनल का केस चल रहा था कोर्ट में, और कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन अराइज हुआ। In this case, question which arise before the court was whether a company is entitled to sue has an indigent. Indigent का मतलब होता है पुअर पर्सन। कि भाई क्या है कि क्या कंपनी एक पुअर का मतलब यहाँ पे बेचारा है, बेचारा, एक बेचारे पर्सन की तरह क्या कंपनी केस फाइल कर सकती है क्या? यूनियन बैंक वर्सेस खादिर इंटरनेशनल का केस था। As per the order number 33 rule 1 of the civil procedure code 1901, इसको रेफर करो, रेफर JIGL, ये JIGL में पढ़ोगे आप, सिविल प्रोसीजर कोड JIGL में पढ़ोगे भाई। हैज पर द सिविल प्रोसीजर कोड कि क्या एक कंपनी एक पुअर, एक बेचारे पर्सन की तरह, बेचारे बंदे की तरह क्या केस फाइल कर सकती है या नहीं कर सकती? कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन पूछा गया। अब क्या लिखा गया? द अफोर्सेड ऑर्डर परमिट पर्सन टू फाइल सूट अंडर द कोड एज pauper indigent person if they are unable to bear the cost of litigation। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक बेचारे ऐसा है जिसके पास भाई कोस्ट, जिसको केस फाइल करने की कोस्ट भी नहीं है, कि क्या, तो मतलब जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है वो ये कहता है कि वो हर एक पर्सन को अलाउ करता है
कि जिस पर्सन के पास पैसे पे करने के लिए, लिटिगेशन के लिए पैसे नहीं है, तो वो भी क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। Appellant in this case objected to the contention of the company which had sought permission to sue as indigent person। जो ये कंपनी थी, क्या नाम था इसका, खादिर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन, इसके पास पैसे नहीं थे और ये किस कैपेसिटी में केस फाइल करना चाहती थी, ये एज अ इंडिजेंट, एक गरीब की तरह, एक बेचारे की तरह केस फाइल करना चाहती थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक बहुत बेचारा हूं, मेरा केस को फाइल किया जाए, मेरी सुनवाई की जाए कोर्ट में। लेकिन जो अपीलेंट थे इस चीज को ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि कंपनी एक कंटीजेंट, एक ये क्या इंडिजेंट पर्सन नहीं हो सकती। द पॉइंट ऑफ कंटेंशन वाज द अपीलेंट बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी वाज नॉट अ पर्सन। इसने बोला कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी पर्सन नहीं है विद इन द परव्यू ऑफ ऑर्डर 33 रूल 1 ऑफ द कोड एंड the person referred to only a natural person, not other juristic person। अपीलेंट क्या कह रहे थे, अपीलेंट ये कह रहे थे कि भाई जो सिविल प्रोसीजर कोड में पर्सन बोला गया है, पर्सन का मतलब वहां पर नेचुरल पर्सन से है, आर्टिफिशियल पर्सन से नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, the Supreme Court held that the word person mentioned in Order 33 Rule 1 of the Civil Procedure Code 1908 included company, association, body of individual, whether incorporated or not। मतलब जो ऑर्डर नंबर 33 रूल 1 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो पर्सन की डेफिनेशन आती है, वहां पर अगर पुअर पर्सन की डेफिनेशन आ रही है, तो पुअर पर्सन की डेफिनेशन में एक नेचुरल पर्सन, एक कंपनी, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुआ है या नहीं हुआ, वो भी इंक्लूड होकर यहाँ पर चलेंगे। The court observed that the word person has to be given its meaning in the context in which it was used and being a benevolent provision, it was to be given as an extended meaning। Thus a company may also file suit as a indigent person। कंपनी एक इंडिजेंट पर्सन की तरह भी, क्योंकि कंपनी एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी लॉ की नजरों में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लीगल पर्सन है। कंपनी जिस तरह से एक नेचुरल पर्सन काम कर सकता है, कंपनी भी वैसे काम कर सकती है। कंपनी अपने नाम से केस फाइल कर सकती है। और यहाँ पर अगर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर अगर ये लिखा है कि कोई बेचारा पर्सन भी केस फाइल कर सकता है, तो उस बेचारे पर्सन के अंदर एक नेचुरल पर्सन, एक कंपनी, सब काउंट होकर यहाँ पर चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो एक कंपनी भी एज एन इंडिजेंट पर्सन, एक बेचारे पर्सन की तरह, एक बेचारे आदमी की तरह क्या कर सकती है, केस फाइल करके यहाँ पर चल सकती है। ये केस था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादिर इंटरनेशनल। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ। सिमरन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है तीसरा फीचर, परपेचुअल सेसेशन। परपेचुअल सेसेशन का मीनिंग होता है कि भाई जो कंपनी की लाइफ है, कंपनी की लाइफ वो उसके मेंबर के ऊपर, मेंबर की लाइफ के ऊपर डिपेंड नहीं होती। जो कंपनी की लाइफ है, नो डिपेंड्स अपॉन दी लाइफ ऑफ द मेंबर। मेंबर्स की लाइफ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो कंपनी की लाइफ है वो उसके मेंबर्स की लाइफ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। परपेचुअल सेसेशन मींस दैट द मेंबरशिप ऑफ कंपनी मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। मान लो कंपनी बनाई, सिमरन थी, मंशा थी, कंपनी बनाई यहाँ पे, ये दो शेयर होल्डर थे। मान लो मंशा छोड़ के चली गई, मंशा की जगह कोई और आ गया, स्वेच्छा आ गई। भाई मेंबर तो आते जाते रहते हैं। आज सिमरन मेंबर है तो कल कोई और हो सकता है, आज मंशा है तो कल कोई और हो सकता है। मेंबर्स की डेथ भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिलायंस जो है वो धीरू भाई अंबानी जी ने बनाई थी। रिलायंस जो बनाई थी वो धीरू भाई अंबानी ने बनाई थी, बट धीरू भाई अंबानी तो चले गए।
लेकिन रिलायंस आज भी एग्जिस्ट करती है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि मेंबर आए मेंबर जाए, बट कंपनी की जो कॉन्टिन्यूटी है वो अफेक्ट नहीं होती। समझ रही? एक इनकॉर्पोरेट कंपनी जब तक वो वाउंड अप ना हो जाए तब तक एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की क्या नहीं होती, डेथ नहीं होती। कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है। मेंबर की डेथ, मेंबर की इंसॉल्वेंसी, मेंबर की रिटायरमेंट या डायरेक्टर की डेथ, डायरेक्टर की इंसॉल्वेंसी, वो कंपनी को अफेक्ट नहीं करती। कंपनी की लाइफ का उससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी की लाइफ सेम रहती है, मेंबर आए मेंबर जाए, डायरेक्टर आए डायरेक्टर जाए, कंपनी चलती रहती है। समझ आ गई? क्लियर है? परपेचुअल सक्सेशन क्लियर हो गया? जी सर, यस हाँ। सर। अब आगे चलते हैं, इसका केस लो क्या बोलता था। अब केस लो इसमें क्या बोलता था इसकी बात करते हैं। एक केस लो था, गोपालपुर टी कंपनी, एक कंपनी का नाम था। ये केस लो बहुत ध्यान से याद कर लेना, पेपर में आएगा। गोपालपुर टी कंपनी वर्सेस पेशोक टी कंपनी एंड अदर्स, ये केस लो था। गोपालपुर टी कंपनी वर्सेस पेशोक टी कंपनी एंड अदर्स, ये केस था। इसमें क्या बोला गया था? ये कहना चाह रहा था कि पूरी की पूरी कंपनी, द होल कंपनी वाज टेकन ओवर बाय एन एक्ट व्हिच purportedly seized the right to take action against the company. The court held that neither the company was extinguished nor was anyone's right to take action against it. Therefore, until and unless company is liquidated legally, company will have perpetual succession and its existence will not affect by the financial status and life of the shareholder. मैं ये कहना चाह रहा था कि गोपालपुर टी कंपनी वर्सेस पेशोक टी कंपनी के अंदर ये था कि भाई पूरी की पूरी कंपनी जो थी वो क्या हो गई थी, उसको टेक ओवर कर लिया गया था। एक कंपनी को कंट्रोल कर लिया गया था। गोपालपुर टी कंपनी को पेशोक टी कंपनी ने क्या कर लिया गया था, कंट्रोल कर लिया था पूरा, जिसकी वजह से वो उससे कोई भी एक्शन लेने नहीं दे रही थी। तो भाई कोर्ट ने क्या बोला कि भाई माना पेशोक टी कंपनी लिमिटेड ने इस गोपालपुर टी लिमिटेड कंपनी को पूरा कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इसकी अपनी क्या है, एक परपेचुअल सक्सेशन है। इसके पास पूरा राइट है, ये क्या कर सकती है, ये लीगली इसके पास पूरा अपना राइट है, वो एक्शन ले सकती है। मैम इसके होने का इसके ना होने का इस कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस, कंपनी के शेयर होल्डर की लाइफ इसको अफेक्ट नहीं करेंगी। ये कंपनी ऐसे ही चलती रहेगी जब तक ये बंद ना हो जाए। इसके पास पूरा राइट है केस फाइल करने का भी, कंपनी परपेचुअल सक्सेशन होता है। समझ आ गई मेरी बात? या नहीं आई तो दोबारा पूछ लो। क्लियर है यहाँ तक? मंशा, सिमरन, स्वेच्छा? सर जी सर, क्लियर है सर। प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ सर मुझे। सर जो गोपालपुर टी कंपनी, इसको टेक ओवर किसने किया था? गोपाल एक तो थी देखो, गोपालपुर टी कंपनी और पेशोक टी कंपनी। हाँ जी। भाई जो कंपनी थी ना ये गोपालपुर टी कंपनी, Yes. इसको पूरा टेक ओवर कर लिया गया था कंपनीज एक्ट के अंदर। किसके द्वारा? पेशोक टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है ना भाई, इस कंपनी को पूरा टेक ओवर कर लिया गया था। और पेशोक टी कंपनी ने क्या किया, इसके राइट को क्या कर दिया, राइट को ही वो कर दिया, रिमूव कर खत्म दिया। कर दिया। हाँ कि भाई आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, रिमूव कर कंपनी दिया। हमारी मर्जी के बिना कंपनी कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो भाई कोर्ट में केस चला गया। कोर्ट ने बोला देखो, आप माना आपका कंट्रोल है, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी नहीं है, आपके शेयर होल्डर कोई कोई हो रहा है, लेकिन ये कंपनी जब तक बंद नहीं हो जाती इसकी अपनी एक परपेचुअल सक्सेशन है। आपके होने या ना होने का इस कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पूरी लीगल एक लीगल पर्सन है, इसके पास पूरा राइट है अपने राइट्स को एंजॉय करने का। ये इसको अपनी एग्जिस्टेंस एंजॉय करने का पूरा राइट है। समझ आ गई? क्लियर है?
तो जी फिर सर। इसका लिंक क्या होगा, उनका लिंक क्या हुआ कि दोनों के बीच में उसको ले लिया उसने, वो कुछ उन्होंने कुछ बोला भी था कि हाँ हमें कुछ चाहिए राइट एनीथिंग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कई लिंक बार नहीं क्या होगा होता है प्रॉपर। कि जबरदस्ती कोई कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। कई बार ऐसा होता हाँ है जी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर जबरदस्ती कंट्रोल कर लेती है, और जब जबरदस्ती कंट्रोल कर लेती है तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी करवाना चाहती है कंपनी से। हाँ, उसकी एग्जिस्टेंस को खत्म करना चाहती है। तो इस केस में क्या होता है, ये ठीक है परपेचुअल सेसेशन एक ऐसा फीचर है जो किसी भी बड़े से बड़े केस के ऐसी सिचुएशन में एक ठीक कंपनी है का ठीक फेवर करता है कि भाई आपकी लाइफ मेंबर से अलग है, आपका परपेचुअल सेसेशन है। आपके मेंबर ठीक है कौन है, आपके मेंबर कैसे हैं, आप कितनी भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के अंदर आ जाओ, बट आप एक परपेचुअल सेसेशन है। आपकी लाइफ आपको कोई ऐसे खत्म नहीं कर सकता जब तक आप खुद खत्म ना हो जाओ। ठीक है ना? हाँ जी हाँ। उसके बाद क्या है, सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है, कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरी की पूरी कंपनी की खुद की होती है। मेंबर का कंपनी की प्रॉपर्टी के अंदर कोई राइट नहीं होता। तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो खुद के नाम से होती है। कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को परचेज सेल, अपनी प्रॉपर्टी को यूज अपने नाम से कर सकता है। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। आगे का यस फीचर सर हमारे पास आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आगे का फीचर हमारे पास आता है द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। हमारे पास अगला फीचर आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। हाँ, ये कहना चाह रहा है कि जो कैपिटल होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपनी की जो कैपिटल होती है वो किस में डिवाइड होती है? शेयर्स के अंदर डिवाइड होती है। एक कंपनी है, कंपनी की मान लो सब पेड अप शेयर कैपिटल है 10 लाख की, अलग अलग शेयर्स के अंदर डिवाइड है। ए, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, अलग अलग लोगों के पास ये क्या है, डिवाइड है। तो क्या हुआ, इनके पास मान लो 30% है, 3-3 लाख रुपए के, 3-3 लाख के। तो मतलब टोटल जो अमाउंट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल, और जो डिवीजन होता है कैपिटल का उसको बोलते हैं शेयर्स। शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी। कंपनी की मूवेबल प्रॉपर्टी होती है शेयर्स, जिसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ आ गई? कंपनी के शेयर्स जो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल्स होते हैं। सिर्फ प्राइवेट कंपनी को छोड़ के पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो भाई क्या है, शेयर्स को आराम से ट्रांसफर किया जा सकता है। ये भी क्या है, फीचर है। सेक्शन 44 बात करते हैं इस बारे में। 44 की बात कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 enunciate the principle by providing that the share held by the member are movable property and can be transferred by one person to another person in the manner provided by the article। कंपनी के आर्टिकल में जिस तरह से भी अकॉर्डिंगली, मतलब ट्रांसफरेबिलिटीज के बारे में कंपनी के कहाँ लिखा होता है? आर्टिकल के अंदर लिखा होता है। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल के अंदर ट्रांसफर को लेकर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। हमने लास्ट क्लास में भी बात की है, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है उसमें भी हमने बात की है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, क्योंकि आर्टिकल के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती है। बट एक पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो क्या है, लेकिन ट्रांसफरेबल तो होते हैं, मतलब उसमें भी ट्रांसफरेबल होते हैं, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस है, वहां पे फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। प्राइवेट कंपनी में भी ट्रांसफरेबल होते हैं, पब्लिक में भी होते हैं। पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस होता है। तो भाई कंपनी के शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किए जा सकते हैं सब्जेक्ट टू द आर्टिकल, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझ आ गई? क्लियर है? यस हाँ सर जी सर, क्लियर हाँ। है। अब मेंबर में शैल शेयर इन द ओपन मार्केट। अगर कोई मान लो आपके पास
रिलायंस के शेयर है। आप में से कोई इन्वेस्टमेंट करता है? आप लोगों में से कोई इन्वेस्टमेंट करता है? सिमरन, मंशा, स्वेच्छा? नो सर, नहीं करता? सर आप कर सकते हैं, हाँ, हम शेयर बाय कर सकते हैं किसी कंपनी के, कर सकते हैं। और आज से ही मैं तो आप बच्चों को, कैसे कर सकते हैं? बेशक आपके पास पैसे ना हो या कम पैसे हो, लेकिन मैं आपको ना आज ही सुजेस्ट करता हूँ, आज जी सुजेस्ट सर। करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना आज से ही शुरू करो। आज से ही शुरू करो। बेशक आपके पास ना हाँ जी सर, 500 कैसे होगी सर वो? बेशक आपके पास 500 रुपए भी है ना, 500 रुपए भी है, 500 रुपए भी है ना, उसको भी इन्वेस्टमेंट करो। 500 के वो एक अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर्स देखो, 500 रुपए की वैल्यू के शेयर्स परचेज करो या कुछ भी करो। धीरे धीरे आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्ड होती चली जाएगी ना। आपकी जब इन्वेस्टमेंट ग्रो होती चली जाएगी, मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूँ, 1 महीने बाद ना आपको इन्वेस्टमेंट की ऐसी आदत पड़ेगी ना, आप खर्चे करने से पहले इन्वेस्टमेंट करने का सोचोगे। आपके पास अगर 500 रुपए पड़े होंगे तो आप ये कहोगे कि मैं खर्च ना करके इन्वेस्ट कर दूं। क्योंकि जब आप पैसे को ना बढ़ता देखोगे ना अपना, तो आपको ये लगेगा कि मैं अपने पैसे को खर्च ना करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूं। तो आप आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। सिमरन, सिमरन जैसे आप तो जॉब करते हो, आप छोटा सा टारगेट रखो कि कम से कम हर मंथ मैं अपनी सैलरी में से 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करूं अभी के लिए। अगर आप मिनिमम अमाउंट बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन मैं मिनिमम कह रहा हूँ कि 1,000 तो ऐसा अमाउंट निकालो कि आप इन्वेस्टमेंट करो। और कसम से मैं गारंटी देता हूँ, 1 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वो इस तरह से बिल्ड हो जाएगी कि भाई आपको खुद लगेगा कि भाई मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेरे को तो और पैसा डालना है, मेरे को तो और पैसा डालना है, मेरे को तो और पैसा डालना है। और आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो जाओगे आज से। मैं 5 साल की अगर आपको बताऊं, अभी आप बच्चे हो, आने वाले 5 साल बाद आप इतने स्टेबल हो जाओगे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, अपनी पैसे को मैनेज करने में, अपना पैसा मुझे किस तरह से यूज करना है, बेफालतू की चीजों में खर्च ना करके इन्वेस्टमेंट करने में। आप बिल्कुल मतलब एकदम आदत हो जाएगी आपकी पैसे को इन्वेस्ट करने में, और आप मैनेज करना आ जाएगा। और आपका, हेलो, आवाज नहीं आ रही? मंशा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। सिमरन को मेरी आवाज नहीं आ रही। सुवेक्षा, आ रही है मेरी आवाज? सर आ रही है। हाँ, सिमरन, आवाज आ रही है मेरी? सिमरन, आपकी साइड शायद नेटवर्क इशू है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है सर। अब आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। शेयर्स मैं बताऊंगा एक, अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, आज ही अपने मोबाइल में ग्रो ऐप डाउनलोड कर लो। ग्रो ऐप, बेशक बेशक इन्वेस्टमेंट ही ना, अभी पता है क्या, R&D पर्पज से अपने मोबाइल में ग्रो ऐप डाउनलोड करो। वहां पे हर एक शेयर्स का, जैसे रिलायंस, टाटा, बड़ी बड़ी कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनियां देखो, और वहां पे अपना वो करो। और उसके बाद आपके पास पैसा है तो इन्वेस्टमेंट कर दो पैसे की। आप देखोगे आपका पैसा, जब आप लगेगा ना कि मेरा पैसा ग्रो हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। शेयर्स में नहीं करना चाहते कि आपको ये डर है कि सर कहीं पैसा नुकसान ना हो जाए, म्यूचुअल फंड में करो। आप वहां पे म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। बट ये है कि आप अगर आज से डालोगे ना, अभी आपको अगर आज से हैबिट हो गई ना, जब तक आप वो 5 साल तक जाओगे ना, आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट होगा आपके पास, आपके लिए कुछ करने का, खुद के लिए कुछ करने का एक अच्छा खासा क्या होगा, अमाउंट होगा आपके पास कि भाई मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो आपको सोचना ना पड़े 5 साल बाद। तो अभी से उसकी हैबिट डालना अभी से शुरू करो। ठीक है सर, ट्राई हाँ, करेंगे। 500 रुपये भी है आपके पास, अगर लगा कि भाई अभी मेरे पास 500 रुपये है और मेरे को अभी जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट कर दो और भूल जाओ फिर, उसको भूल जाओ फिर इन्वेस्ट करके। उसको ये ना सोचो कि मैं निकाल लूं, नहीं, उसको रहने दो लंबे टाइम तक, वो डेफिनेटली ग्रो होगा आपका पैसा। ठीक है ना?
जी सर। हाँ, चलो अब क्या है, मेंबर अपने शेयर ओपन मार्केट में भी बेच सकता है। ओपन मार्केट मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे BSE NSE पे आप अपने शेयर्स को बेच सकते हो। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आजकल तो सारा डिपॉजिटरी सिस्टम होता है, फिजिकली कुछ भी नहीं होता आजकल, सारा डिजिटली होता है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, ग्रो ऐप पे जाओ, लॉगिन आईडी क्रिएट करो, अपना मोबाइल से लॉगिन हो जाता है, ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाता है, वहां पे आपका सारा पोर्टल खुल जाएगा। वहां पे हर एक शेयर्स वो ये भी बताते हैं, आपको ये भी बताते हैं कि कौन से शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये अपना क्या है, जो नेचर होता है शेयर्स का, एज पर सेक्शन 45 की शेयर्स जो है ट्रांसफरेबल्स होते हैं। शेयर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो एज पर योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ट्रांसफरेबिलिटीज के रिगार्डिंग कहाँ मेंशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होता है। समझ आ गई, क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। हाँ, अब बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के रिगार्डिंग क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है। और वो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ होती है, वो रिस्ट्रिक्शंस होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। क्लियर है, हमने पढ़ा हुआ है, हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर पढ़ा हुआ है। 3 चीजों की प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, प्रोहिबिशंस होती हैं, लिमिटेशन होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, 200 होते हैं। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती फ्रीली। तीसरा, भाई कोई भी पब्लिक इशू नहीं कर सकती। तो ये 3 जो होती हैं, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशन, जो एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर जिस भी प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल के अंदर इन तीनों में से एक भी रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन या प्रोहिबिशन ना हो, तो वहां पर क्या होगा, वो कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी नहीं रहती। उसको फिर क्या करना पड़ेगा, अपने आप को यू हैव टू कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी। समझ आ गई? जी सर। हाँ, कैपेसिटी टू शू एंड बी शू, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कैपेसिटी टू शू, बी शू, कैपेसिटी टू शू एंड बी शू। कि कंपनी के अगेंस्ट भी केस हो सकता है, कंपनी भी केस कर सकती है। हाँ, कि भाई कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी एक ऐसी लीगल पर्सन है, कंपनी की अपनी एक क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी का एक अपना क्या होता है, नाम होता है। तो कंपनी जैसे क्या है, रिलायंस है। रिलायंस, रिलायंस क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका एक नाम है रिलायंस का। रिलायंस अपने नाम से केस भी फाइल कर सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि रिलायंस के अगेंस्ट केस फाइल हो गया, रिलायंस ने किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, या किसी भी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल हो गया, अडानी के अगेंस्ट केस फाइल हो गया। तो ये क्या होता है, ये भी एक कंपनी का फीचर है कि कंपनी कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है अपने नाम से। ये कंपनी के खिलाफ कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, इशू कर सकता है कंपनी के नाम से। क्लियर है, कैपेसिटी टू इशू एंड बी इशू। क्लियर है, यहाँ तक फीचर समझ आ गया ये वाला? जी सर, क्लियर है। हाँ, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। द प्रिविलेजेस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर पर्सन फॉर द बिजनेस दैट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ डूइंग बिजनेस अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन। लोग क्यों बनाते हैं कंपनी? क्योंकि कंपनी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर मैं बात करूं, पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, वहां पर पार्टनर्स की, सोल प्रोप्राइटर्स की जो लाइबिलिटी होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। हर एक चीज के लिए वो क्या होते हैं, हर एक डेट के लिए वो पर्सनली लाइबल होते हैं, इसलिए वहां पे वो सिक्योर नहीं होते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है डेट्स के लिए, क्योंकि कंपनी की अपनी एक खुद की पर्सनल लीगल पर्सनैलिटी होती है। तो खुद के डेट के लिए कंपनी खुद ही लाइबल होती है, मेंबर्स पर्सनली लाइबल नहीं होते। कुछ सिचुएशंस को छोड़ दिया जाए तो मेंबर्स पर्सनली लाइबल नहीं होते। तो यही एक तरह से फीचर होता है कंपनी का, ये मैंने पढ़ाया हुआ है पहले भी आपको, दैट्स ऑल अबाउट द। तो यहाँ पर मोटा मोटी जैसे कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, उसके बाद कैपेसिटी टू शू एंड बी शू इन इट्स ओन नेम, उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये सारे कंपनी के क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। समझ आ गई? एक कंपनी के डिसएडवांटेजेस क्या है? हाँ जी सर। हाँ,
एक कंपनी के डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी। भाई कंपनी को बनाने के लिए अगर मैं दूसरे बिजनेस एंटिटी जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, पार्टनरशिप की बात करूं, एलएलपी की बात करूं, उसकी कंपैरेटिवली कंपनी को बनाने के लिए काफी सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। कंपनी को बनाने के लिए जो खर्चा आता है एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस एंटिटी, वो क्या आता है, ज्यादा आता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, फॉर्मेलिटी। जैसे मैंने कल आपसे इनकॉर्पोरेशन की बात की, आपको पता चल गया कितने सारे डॉक्यूमेंट हैं और आपको लगा कि सर काफी याद करना पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत कुछ चेकलिस्ट दे रखी हाँ जी सर। है ना। तो कंपनी को जी बनाने के सर। लिए काफी सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, कंपनी के लिए बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ता है। स्पाइस प्लस के वो दो फॉर्म है, पार्ट 1 पार्ट बी, ए और बी। ए में पहले नाम, उसमें भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, बी में फिर एक लंबी लिस्ट है पूरी अलग अलग चीज के लिए, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो आपको उन डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिपेयर करना है, काफी तरह के डॉक्यूमेंट है, 15-20 तरह के डॉक्यूमेंट है। तो इसीलिए क्या है, फॉर्मेलिटी लगती है, खर्चा लगता है। भाई दूसरा क्या होता है, क्योंकि कंपनी को एमसीए के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर हर एक चीज का क्या देना पड़ता है, आरओसी में डिस्क्लोजर देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रहती है, एमसीए की वेबसाइट पे रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइवेसी लॉस होता है। कंपनी जो भी फॉर्म फाइल करती है वो, आप किसी भी कंपनी का डॉक्यूमेंट वहां से निकाल सकते हो, एमसीए की वेबसाइट से निकाल जी सकते सर। हो। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेसी लॉस होता है। तीसरा क्या होता है, डाइवर्सिफाई कंट्रोल। डाइवर्सिफाई कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा इसके बारे में। डाइवर्सिफाई ठीक कंट्रोल है, रोल डिवाइडेड होता है सभी में। किस तरह से, कोई बताएगा, समीक्षा बताओगे। ठीक है, डाइवर्सिफाई रोल है कंट्रोल, जो सभी में डिवाइडेड होगा। सर एक बार फिर से रिपीट करो। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कंपनी का डिसएडवांटेज होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंट्रोल। कि बहुत पर्सन के पास कंट्रोल होता है इसका। हाँ हाँ, दोबारा बताओ। कि काफी पर्सन के पास होता है इसका कंट्रोल। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है, सुरेक्षा बताओगे या मैं बताऊं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंट्रोल या डिवीजन ऑफ कंट्रोल, मैंने आपको बताया भी था, कोई नहीं मैं दोबारा से बता देता हूँ। भाई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है, मान लो सिमरन ने अपनी कंपनी में पैसा लगाया, सिमरन कंपनी की क्या बन गई, सर शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। मैं बट कंपनी में डायरेक्टर मंशा को अपॉइंट कर दिया, मंशा डायरेक्टर बन गई। काम सारा मैनेजमेंट किसके पास होती है, डायरेक्टर के पास। कंट्रोल किसके पास होता है, ओनरशिप किसके पास होती है, शेयर होल्डर के पास। दोनों अलग होती हैं। अब पैसा लगा हुआ है सिमरन का, होल्डर के पास। हाँ पैसा लगा हुआ है सिमरन का, काम मंशा करती है मैनेजमेंट, क्या पता वो उस डेडिकेशन से काम ना करे जिस डेडिकेशन से काम सिमरन करना चाहती है, क्या पता उस डेडिकेशन से मैनेज ना करे जिस डेडिकेशन से सिमरन करना चाहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब पैसा इसका लगा है, मंशा कहते हैं मेरा क्या पैसा लगा है, मैं क्यों इतना बर्डन लूं। तो कई बार डायरेक्टर लिनियंट हो जाता है, काम उस डेडिकेशन से नहीं करता जिस डेडिकेशन से एक ओनर एक्सपेक्ट करता है। तो उस वजह से क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आती है, डिसएडवांटेज है। क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात। हाँ जी सर। हाँ, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जैसे कंपनी पैसा रेस करती है पब्लिक से, तो पब्लिक को लेके भी कंपनी अकाउंटेबल होती है, पब्लिक के सवालों का जवाब देना पड़ता है। फ्रॉड पॉसिबिलिटी, कंपनी के केस में फ्रॉड काफी हो सकते हैं। फ्रॉड किस तरह से हो सकता है, आजकल क्या होता है, ऑनलाइन कोई भी ऐसी ऑनलाइन कंपनी बना ली जाती है जो क्या करते हैं 25 दिन में पैसा डबल। वो 25 दिन में पैसा डबल के चक्कर में काफी लोग आजकल अपना पैसा फंसा रहे हैं। पैसा फंसाने के बाद कंपनी ऐसा उड़ती है पता नहीं चलता। बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड होते हैं आजकल ऐसे ऑनलाइन, जैसे क्रिप्टो करेंसी को लेके आपका पैसा हम डबल कर देंगे, आप इन्वेस्ट करो। जैसे ही कई बार कहते हैं ना, बिटकॉइन में लगा लो, इस कॉइन में लगा लो, उस कॉइन में लगा लो, नहीं, ये काफी सारा क्या है, लोगों ने फ्रॉड कंपनियां बना ली हैं जिसमें वो लोगों को कुछ दिन तक क्या होता है, आजकल क्या ट्रेंडिंग चल रहा है काम, कि भाई आजकल लोग क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं, जो सबसे लेटेस्ट फ्रॉड चल रहा है, लोग कंपनी बनाते हैं,
वो क्या कहते हैं, वो आपको कहते हैं कि भाई हम आपका पैसा फॉरेन मार्केट के अंदर किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे। वो इन्वेस्ट भी कर, आपसे पैसा लेके इन्वेस्ट कर देंगे, 1 महीने तक वो क्या करेंगे, आपको रिटर्न देंगे। आपने 10,000 लगाया, आपका पैसा वो 1 लाख तक पहुंचा देंगे। आपको लालच आता रहेगा, यार बढ़ रहा है मेरा पैसा, बढ़ रहा है मेरा पैसा, लेकिन वो बंदा ना और इन्वेस्ट करता रहता है, और इन्वेस्ट करता रहता है। पता क्या होता है फिर, जब एक टाइम बाद ऐसा आता है कि उनका अकाउंट एक दिन बिल्कुल खाली हो जाता है, वहां पे लीन लीन वो नील आता है, वो सारा पैसा लेके फरार हो जाते हैं। ये बहुत केसेस चल रहे हैं। तो फ्रॉड की पॉसिबिलिटी भी कंपनी के केस में बहुत है। क्योंकि क्यों क्यों फ्रॉड है, क्योंकि मेंबर का तो कोई लेना देना है ही नहीं, मेंबर कोई है ही नहीं, भाग जाते हैं लोग, इधर उधर गायब हो जाते हैं। तो ये होता है कि भाई फ्रॉड पॉसिबिलिटीज भी रहती है। तो ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी, कि भाई हमें याद करना है। सोलेमन सोलेमन का केस, ली फार्मिंग का केस, भाई यूनियन बैंक का केस, ये 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। उसके बाद जो ये पुष्पक कंपनी, जो भी वो टी कंपनी है, हाँ ये भी आपको पढ़ना है अच्छे से, ये 3-4 केस। बाकी मैं और केस भी बताऊंगा जब लास्ट में बताऊंगा मैं उसको आपको, ठीक है ना। पर जो जी सर। आपने दूसरे फीचर्स करवाए हैं ना, फ्यू फ्यू सूट एंड अदर ट्रांसबिलिटी ऑफ शेयर, इनके जो केसेस हैं वो जरूरी नहीं है? नहीं, वो इतने रेलेवेंसी नहीं है उनकी। मैं आपको जब लास्ट में ना एक चैप्टर करवाऊंगा केस स्टडीज का हमें स्पेशली। मतलब एग्जाम में अगर हम आ सकते हैं इसके? आ सकता है, आपसे वैसे पूछ सकते हैं फीचर्स के रिगार्डिंग, आपको बताना पड़ेगा कि भाई कंपनी का ये फीचर्स है। लेकिन एक केस स्टडी का ना मैं आपको एक फिर केस लास्ट में, हमें पढ़ने पड़ेंगे केस? कुछ कह रहे हो सिमरन? फिर इनके केस हम पढ़ लें एक बार? हाँ फिर इनके जो आपने केस नहीं करवाए ना अदर फीचर्स के, वो हम एक बार पढ़ लें? हाँ, एक बार पढ़ लो आप, कोई वो वाली बात नहीं है। बट मैं ऐसा नहीं है कि मैं इनको नहीं कराऊंगा, मैं ना एक लास्ट में जब हमारा हो जाएगा ये कंपनी लो, लास्ट में एक चैप्टर करवाऊंगा केस स्टडी, उसमें मैं आपको सारे केस स्टडी करवाऊंगा। हाँ जी। ठीक है, ठीक है चलें अभी सर। करें, आगे बढ़े। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जी जो सर ये बढ़िया सर। मैंने एक यस सर। क्वेश्चन था यहाँ पर गिवन है कि कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। जब कंपनी एक मेरा तो सर जब एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है, तो फिर वो एक सिटीजन क्यों नहीं हो सकती? क्या नहीं हो सकती, मैं समझा नहीं। आपकी वॉइस मुझे आजकल ना क्लियर नहीं आती, पता नहीं क्या बात हुई बड़ी है। हाँ दोबारा बात करो। सर हेलो। आ हाँ जी, रही हाँ है जी, सर अभी? हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रही हूँ, इसके अंदर गिवन है कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। तो जब एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है उसकी, वो केस फाइल कर सकती है, मतलब एक पूरी तरीके से एक वो नेचुरल पर्सन का पूरा काम कर रही है, तो वो एक सिटीजन क्यों नहीं हो सकती? देखो, सिटीजनशिप राइट किसको मिलता है, सिटीजनशिप राइट उसको मिलता है जिसके पास राइट टू वोट होता है बेसिकली। और राइट टू वोट सिर्फ किसको मिलता है, एक नेचुरल पर्सन को। इसीलिए कंपनी सिटीजनशिप में नहीं आ सकती, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। सिटीजन कौन होता है, वी हैव एज पर आवर इन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिसके पास क्या है, वोटिंग करने का राइट है, जिसके पास वोटर आईडी है, वो भारत का क्या है, सिटीजन है, वो भारत सिटीजन। का नागरिक है। बेसिकली ये रहता है फंडा। और वोट सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही कर सकता है। समझ आ गई? हाँ जी सर। हाँ, तो इस वजह से वो सिटीजन नहीं है। अदरवाइज वो काम सारे कर लेता है एक सिटीजन की तरह, तो वो सारे रहता है फंडा। यहाँ क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट यहाँ तक किसी तरह का? हाँ जी सर। हाँ। नहीं सर। मैं इस चैप्टर का देखो आपको ना फटाफट भगा भगा के पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी करा हुआ है, तो इसमें हमें ज्यादा कोई फंडा लेने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा हुआ है, जी सर पढ़ा है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में पढ़ा है ना, कॉर्पोरेट एंटिटी वाला चैप्टर, जी सर। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। यस सर। हाँ, तो वही है टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी अगर मैं उसके बेसिस पे बात करूं, इनकॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे बात करूं,
तो कंपनी कितने तरह की है? स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है बताओगे? सर जो बनती है एक स्पेशल एक्ट के अंदर पार्लियामेंट के हाँ। द्वारा, वो स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो स्पेशल एक्ट ऑफ Corporate पार्लियामेंट में sector। बनती है, लाइक इंश्योरेंस कंपनी, लाइक रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी। तो इस तरह से क्या होता है, बैंकिंग कंपनी, ये सारी स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 या किसी पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। वो कौन सी कंपनी होती है? वो रजिस्टर्ड कंपनी हाँ होती जी है। सर। अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी कंपनी है कि भाई जो अनरजिस्टर्ड नहीं कंपनी होती वो कंपनी है जो 2013 एक्ट के अंदर। हाँ जो कंपनीज एक्ट के अंदर अभी रजिस्टर्ड नहीं है, उसको अनरजिस्टर्ड कंपनी बोलते हैं। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी सर। अब यस सर। इंडिया के अंदर दो तरह सर की सबसे पुराना कंपनी कौन सा है? हाँ क्या कह रहे सबसे हो? पुराना जो है टीवीएस। सर पुराना सबसे पुराना कंपनी एक्ट कौन सा है? जैसे अभी 1956 2013 है। कंपनीज एक्ट 1950। कंपनीज एक्ट 1956। अच्छा, तो सर उससे पहले क्या होता था? उससे पहले 1956 से काफी पहले 1930 हुआ करता था। उससे भी पहले 1918 में हुआ करता था। ठीक है ना? जी सर। अब हमारे इंडिया में बेसिकली दो तरह की कंपनी बनती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। पता है प्राइवेट कंपनी क्या होता है? जी प्राइवेट सर। कंपनी का पता है? प्राइवेट कंपनी जिसमें कम से कम, पब्लिक कंपनी क्या होती है जिसमें कम से कम 7 लोग चाहिए। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए 1 मेंबर की जरूरत होती है। ठीक है ना? तो वो क्या होता है, वो प्राइवेट पब्लिक कंपनी होती है। समझ रहे हो मेरी बात? या हमने पढ़ा हुआ है ना ये सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस एवरीथिंग देयर, है ना? स्वेच्छा, सिमरन, मंशा। हाँ जी सर। हाँ सर पढ़ा हुआ है। हाँ। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमने पूरा पढ़ा हुआ है, तो हम फटाफट इसको एक बार निहार लेते हैं। कोई अलग से कुछ मिला तो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमने पढ़ा है लायबिलिटी के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कितने तरह का होता है? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। पता है? ठीक है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, जी सर मालूम है। कंपनी का क्लासिफिकेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे दो तरह की कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी। मेंबरशिप के बेसिस पे 3 तरह की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। ऑब्जेक्ट के बेसिस पे 1% कंपनी। हाँ, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे 3 तरह की कंपनी होती है, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। लायबिलिटी के बेसिस पे 3 तरह की कंपनी होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। कंट्रोल के बेसिस पे 3 तरह की कंपनी होती है, अनलिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी एक एसोसिएट कंपनी भी डाल लो इसके अंदर। क्लियर है? कंपनी। नेशनैलिटी के बेसिस पे 2 तरह की कंपनी होती है, डोमेस्टिक मतलब इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। समझ आ गई? इनमें से कोई भी ऐसी कंपनी जो आपने ना पढ़ी होगी, सर ये तो मेरे लिए नई कंपनी है, मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं। सभी पढ़ी हुई है। सारी पढ़ी है। रजिस्टर कंपनी पता है? रजिस्टर कंपनी। जी सर पता है। स्टैट्यूटरी कंपनी पता है? जी सर स्पेशल एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट के हाँ। अंदर जो बनती कंपनी है लिमिटेड बाय provision। शेयर पता है? जी सर मालूम है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पता है? अनलिमिटेड कंपनी पता है? सेम है, कॉर्पोरेट एंटिटी का चैप्टर पूरा सेम। सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, पूरा सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? डोरमेंट कंपनी का पता है? डोरमेंट कंपनी, हाँ जी सर मालूम है। स्मॉल कंपनी। सिमरन, हेलो जी सर मालूम है। सिमरन आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज कट रही है। अभी आ रही है? अभी आ रही है क्लियर? हाँ। सिमरन आवाज आ रही है? कुछ भी ऐसा कि सर हाँ जी मुझे ये सर। पॉइंट समझना है, मैंने पहले नहीं पढ़ा, कोई भी ऐसा डाउट? नहीं नहीं
सभी आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक चीज जो हम पढ़ चुके हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं कि दोबारा से लगाएं टाइम, हम टाइम वेस्ट ही करेंगे उसको लेके, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज हमने कर लिया है तो उसको हम एक तरह से, आपको भी पता है, मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया है, समीक्षा ने भी पढ़ा हुआ है, मंशा आपने भी पढ़ लिया, ऐसा नहीं है कि आपने भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। कॉर्पोरेट एंटिटी में हमने सेटिंग अप में पूरा पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 गीता के पढ़ अंदर, लिया। है ना। हाँ जी, हाँ, गीता। आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है? डोमेस्टिक कंपनी इंडियन कंपनी की बात कर रहा है, वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, नॉर्मल कंपनी की बात करता है ये। ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होता है, जो इनकम टैक्स के अंदर क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है प्रॉपरली, ये होती है डोमेस्टिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का पता है, यस सर। कोई भी कहीं पे जी भी सर, डाउट, मालूम है। कोई कहीं पे भी डाउट ये लगे कि सर बकवास मार रहे हो, दोबारा से पढ़ाओ, बोल देना। हाँ जी सर। चलो, जी सर, ठीक है। फीचर, प्राइवेट कंपनी के फीचर पता है? वही, इसमें मिनिमम दो डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, लाइबिलिटी स्ट्रक्चर परपेचुअल सक्सेशन होता है। हाँ, इंडेक्स ऑफ, भाई यहाँ पर मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 200 मेंबर होने चाहिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। हाँ पेड अप जी। कैपिटल की जरूरत नहीं होती। वो होनी पब्लिक चाहिए। कंपनी कोई भी प्रोस्पेक्टस, मतलब पब्लिक, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू के लिए कोई भी इनविटेशन या प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, है ना। और प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के पीछे क्या लगाना होता है? जी सर। प्राइवेट लिमिटेड। समझ है ना, पूरी हमने पढ़ा हुआ है ये ऑलरेडी सारा, प्राइवेट लिमिटेड। ये हमने पूरा हाँ पढ़ा जी हुआ सर। है चैप्टर 2 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी पूरा समझ, पता है हमें फीचर क्या होते हैं पब्लिक कंपनी के? पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कितने मेंबर चाहिए? जी पब्लिक सर। कंपनी के लिए कितने वो होने चाहिए, डायरेक्टर होने चाहिए? फीचर क्या है पब्लिक कंपनी के? सेम फीचर। प्राइवेट कंपनी के प्रिविलेजेस एंड द एग्जम्पशंस ऑफ द प्राइवेट कंपनी, इसको नहीं हमने यूज किया। इसका मीनिंग क्या हुआ? प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशन का मतलब होता है कि भाई बेनिफिट क्या देखो क्या होता है, काफी सारी एग्जम्पशंस मिली होती है प्राइवेट कंपनी को एज कम्पेयर टू पब्लिक कंपनी। मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर काफी सारे प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस होते हैं, प्रिविलेजेस मीन बेनिफिट्स। बेनिफिट्स होते हैं काफी। मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो बेनिफिट्स यू। हाँ, कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो एक प्राइवेट कंपनी को कंप्लाई करना जरूरी नहीं है एज कम्पेयर टू पब्लिक कंपनी। ठीक है ना। यस सर। आपने पब्लिक कंपनी भी पूरा पढ़ा हुआ है, तो इसमें भी कुछ भी नया नहीं है। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने लोग होने चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मेंबर कितने होने चाहिए, शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल्स होते हैं, परपेचुअल सक्सेशन होता है, फाइनेंशियल प्राइवेसी नहीं होती, कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है पब्लिक कंपनी के फीचर्स को लेके। कुछ भी पढ़ा नहीं हुआ अभी भी बोल दो, अभी भी ये कह दो कि सर आप तो बस रहने दो सर, कुछ नहीं होता, आप सिर्फ बकवास मार रहे हो। नहीं सर, आ गया समझ। चलो ठीक है, ऐसे मत बोलो आप। चलो चलो। सुरक्षा कह दो यार, सर मजा नहीं आ रहा यार, छोड़ो आप। आगे चले, हाँ जी सर। चलो। जी सर। डिफरेंस का पता? सर ऐसे पीआरपी चक्र हमें सेम सेम मिलेगा हाँ और चैप्टर्स में भी सेम सेम मिल जाएंगे हाँ, और डिफरेंस किसी क्या है? चैप्टर में भी ऐसे सेम सेम इंफॉर्मेशन हाँ, है। अगर आपसे कोई ये पूछे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है, बता दोगे? हाँ जी आराम से। हाँ, देखो मोटा मोटा जी डिफरेंस क्या सर, है। बता देंगे। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइवेट सेवन कंपनी में कितने चाहिए। होने चाहिए? 200। पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं प्राइवेट होती। में 200 200 चाहिए। और हाँ, पब्लिक में नो लिमिट। इंफिनिटी। इसमें राइट टू ट्रांसफर शेयर में रिस्ट्रिक्शन होती है, प्राइवेट में इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती, प्रोहिबिशन होती है वहां पर दे। मिनिमम डायरेक्टर टू समझ रहे हो? प्राइवेट। बिल्कुल सिंपल है डिफरेंस, डिफरेंस में जी कोई सर। दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी। यस क्लियर, सर। क्लियर है, कोई डाउट? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, नो सर। प्राइवेट नहीं कंपनी में सर, नहीं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड होता है, ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्राइवेट पब्लिक कंपनी में फ्रीली होते हैं।
प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू नहीं कर कोई सकती प्राइवेट रिस्ट्रिक्शन नहीं कंपनी, होती। पब्लिक कंपनी कंपलसरी होता है प्रोस्पेक्टस इशू करना। पब्लिक नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं मिनिमम? हाँ। प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 और पब्लिक कंपनी के अंदर 3। वो कोरम की जरूरत जनरल मीटिंग जी में, सर। भाई जनरल मीटिंग करने के लिए प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और प्राइवेट कंपनी के अंदर ये नंबर ऑफ मेंबर। अगर कंपनी के अंदर, अगर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के अंदर, मैं एक बार ये बता देता हूँ आपको पॉइंट, जनरल मीटिंग के अंदर अगर एक पब्लिक कंपनी को जनरल मीटिंग करनी है तो कम से कम कितने मेंबर की जरूरत पड़ेगी? अगर पब्लिक कंपनी के जो मेंबर है 1000 से कम है, उससे ज्यादा नहीं है, तो कम से कम 5 मेंबर आपको चाहिए। अगर 1000 से लेके 5000 तक है तो 15 मेंबर चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी के मेंबर 5000 से ज्यादा है, जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है, तो फिर कम से कम रिलायंस को 30 मेंबर की जरूरत पड़ेगी। किस चीज के लिए? अपनी जनरल मीटिंग बुलाने के लिए। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर। ये चैप्टर भी हमने छोटा सा यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे आ जाओ, मेमोरेंडम पढ़ा हुआ है? जी सर, पढ़ा है। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में मेमोरेंडम में, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में? मेमोरेंडम पढ़ो, क्या पढ़ा था हमने? जो ऑब्जेक्टिव फाइंड करता है मेमोरेंडम में। हाँ, मेमोरेंडम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी which define the object of the company beyond which Object of the the action company. of the company cannot scope। और कुछ भी अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम से बाहर जाके करती है तो वो क्या कहलाता है? अल्ट्रा वायलेट हो अल्ट्रा जाएगा। वायलेंस कहलाता है। लास्ट क्लास में पढ़ा था, पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास में जी सर, पढ़ा। इनकॉर्पोरेशन वाली में। अल्ट्रावायलेट। सेम टू जी। सेम वही है, सेम टू सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ से पढ़ लो। चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो गया? मेमोरेंडम 5 स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ, छोटे छोटे चैप्टरों में मैंने डिवाइड किया हुआ है ना पोर्शन। बुक में नहीं ना हो रहा चैप्टर है। 3 गिवन है। हाँ, सर बुक में तो अभी इसके बाद स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी हमने की नहीं है। वो भी आएगा, वो भी मैं बताऊंगा। स्मॉल कंपनी है बुक में, उसके बाद होल्डिंग कंपनी की टाइप्स हैं, आएगा उसके आएगा वो भी, बेनिफिट्स हैं जो कि हमने नहीं किए। वो भी मैं बताऊंगा। सब्सिडरी कंपनी भी की है। कंपनीज एक्ट का ना, गवर्नमेंट कंपनी। आप कंपनी लो का ये पीडीएफ रेफर करना प्रॉपरली। ये वॉल्यूम 1 है, इसके अंदर आपको ना शेयर कैपिटल तक के चैप्टर पूरे मिलेंगे। ये वॉल्यूम 1 है। जब ये वॉल्यूम 1 खत्म हो जाएगी फिर मैं आपको वॉल्यूम 2 दूंगा, बिल्कुल सिंप्लीफाइड है। ठीक है ना? स्वेच्छा मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है? वॉल्यूम 2। स्वेच्छा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, मैं आपको ना कल दे दूंगा। आज वाली वीडियो देख ली थी आपने सुबह? यस सर, देख लीजिए। वीडियो सारी देख रहे हो ना आप वाली? क्योंकि आपके, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज हमारा 8वां चैप्टर शुरू हुआ है आई थिंक कंपनी लो का। 10 चैप्टर हमारे उसके हो चुके हैं, 11 चैप्टर हमारे जीआईजीएल के हो चुके हैं और 8वें चैप्टर पे हम उस पे हैं, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के ऊपर, है ना? तो आपका मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि आपका मैं अक्टूबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा स्वेच्छा आपका। यस सर। अक्टूबर एंड तक या मिड में या एंड तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। बस थोड़ा सा आपका उस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रहेगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मैं आपका अक्टूबर तक ही जाएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, ओ सॉरी नवंबर तक। बाकी आपका हो जाएगा कंप्लीट अक्टूबर मिड में या अक्टूबर के एंड लास्ट वीक में आपका सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा स्वेच्छा। तो सारी की सारी अपनी वीडियो सब देखती रहो अच्छे से, ठीक है ना? यस सर। जो सिस्टर वो कितने टाइम से कर रही है? कौन स्वेच्छा? कितने टाइम की? हाँ जी। स्वेच्छा तो इसने तो काफी टाइम पहले ज्वाइन किया था, लेकिन बीच में काफी टाइम इसकी क्लासेस नहीं हुई क्योंकि ये बहुत टाइम पहले इसने ज्वाइन किया था। लेकिन इसकी प्रॉपर जो क्लासेस स्टार्ट हुई है 2 महीने पहले शुरू हुई थी। ठीक है, मतलब इसकी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अब। हाँ, कम मतलब ये कह लो कि मिड में है अभी, ये मिड में। वही 4 महीने का कोर्स है।
तो इसका सर अक्टूबर, हमारे से कुछ स्टूडेंट है आपके पास जिनका भी इतना सिलेबस बाकी है? हाँ हमारे जैसे भी स्टूडेंट्स और भी हैं जिनका और सिलेबस इतना बाकी है? नहीं, आगे आधे तो ऐसे थे कि जिन्होंने पहले ही कोचिंग ले रहे थे, लेकिन आधों ने क्या किया, आधे स्टूडेंट ऐसे थे कि जो पहले ही कोचिंग ले रहे थे, जिन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि हम कब दें पेपर। तो वो आधे ऐसे हैं कि जो जून में देंगे आगे, या आधे ऐसे हैं जो अब देंगे पेपर, आधे ऐसे हैं जो दे ही नहीं रहे पेपर। क्यों नहीं दे रहे? बस आगे आधे सोच रहे हैं कि सर हमारा कॉलेज है, ये है, कॉलेज कर ले पहले। आधों के ना पेपर क्लैश हो रहे हैं। पर ये है कि मोस्टली ये है कि और आधे ऐसे भी हैं जो भी क्लासेस शुरू करेंगे, क्योंकि सीएसईटी का रिजल्ट आया था ना अभी। सीएसईटी का रिजल्ट अभी हाँ जी सर। इसी महीने आया है। अभी 13-14 तारीख को आया था, 14-15, जब भी हाँ पिछले जी। 3-4 दिन पहले, लास्ट वीक में। Yes. अभी वो क्लासेस शुरू करेंगे और वो भी पेपर देंगे दिसंबर में। उनका भी तो है। दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट द क्लास एंड प्लानिंग टू गिव द ग्रुप 1 इन द क्वेरीज आती हैं डेली सर क्लासेस के उनका लिए। कंप्लीट आया, हाँ, तो उनका कंप्लीट हो जाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि उनका भी टाइम बहुत कंप्लीट कम होगा। बचा है। उनका भी कंप्लीट होगा। 4 महीने कम नहीं होते यार, अगर डेडिकेटली कोई पढ़े। हाँ, 4 महीने कम नहीं होते अगर डेडिकेशन के साथ कोई अच्छे जी से सर। पढ़े। तो 4 महीने कम नहीं होते। आपका सिलेबस भागेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि भाई हाँ, आप इन्वॉल्व हो क्लासेस के अंदर। अगर आप बच्चे खुद इन्वॉल्व होंगे ना क्लासेस के अंदर, तो देर नहीं लगती सिलेबस कंप्लीट होने में, भागेगा सिलेबस हाँ फिर, जी। जी सर। है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, बाकी मैं जी इसको ना कल भगाऊंगा। सर इस, इसका मतलब दिसंबर में एग्जाम है। क्या कह रही हो सुवेक्षा? सर इस क्लास में सब दिसंबर में एग्जाम देंगे। दिसंबर में सिमरन भी दिसंबर में है, मंशा भी दिसंबर में है। यस सर। हाँ, दिसंबर में एग्जाम देंगे सब। तो आप जो भी क्वेरी होती है ना सुवेक्षा, कभी भी क्वेरी हुई, मंसा से पूछ लिया, सिमरन से पूछ लिया, कोई भी चीज, तो आप भी साथ के साथ पूछ लिया करो, ठीक है ना। ग्रुप में इन्वॉल्व रहा करो। यस सर। हाँ, एनीवे इसको चलो फिर मैं कल भगाऊंगा। इस चैप्टर को हम कल ना, मैं ना आपको इस चैप्टर में के अंदर कम से कम 15 मिनट रखूंगा। 15 मिनट से ऊपर मैं इसमें लेके भी नहीं जाऊंगा आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारा पढ़ लिया है सेटिंग अप वो बिजनेस के अंदर। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर कब हुआ कब गया, हाँ जी, कैसे सभी पता चला। क्लास किए हुए हैं। जी सर, ठीक है। हाँ, तो ये चैप्टर भी हमारा कल फिनिश कर देंगे, सेटिंग ऑफ, ठीक है ना। क्लियर है? अभी तक जो हुआ सब कुछ ठीक है क्लियर सर। है? ऐसा तो नहीं है सर Yes, हाँ जी सर। मजा नहीं आया, बकवास मार दिया आपने बिल्कुल ही? हाँ क्लियर। सर भाग जाओ आप यहाँ से, बंद कर नहीं लो। नहीं, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, नहीं सर, नहीं क्लियर सर, हो गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो आप सोचो ही मत। चलो जेजीएल शुरू करते हैं।